अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 है 8614 का। और जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्कोप होता है, उसके यूजेज होते हैं, वैसे ही हर चीज़ की कोई हदूद भी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। इसी के साथ आपने एक सजेशन देनी है कि आपको जो मेरा मेथड है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिमिटेशन पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास लिमिटेशन है वो है यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडीज़। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ जो अददी मालूमात होती है उस तक महदूद होता है, यानी कि सिर्फ नंबर्स में हम इसको शो करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ उन्हीं बातों को बयान कर सकते हैं जो नंबर्स में हों। ठीक है, अब जैसे कि मोहब्बत है या खुशी है या आप उससे कितना प्यार करते हो, तो आप उस प्यार को ना तो तोल सकते हो ना ही नंबर्स के अंदर बता सकते, या आप कितने खुश हो आप इसको भी नंबर्स के अंदर नहीं बता सकते। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डील विद पॉपुलेशन और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स रेदर देन विद इंडिविजुअल्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो पूरी आबादी पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ एक फ़र्द पर फोकस करे। जैसे कि हमने कहना हो कि जो पाकिस्तान में या एक क्लास के अंदर जो 40% बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 40% है ये एक मजमूई बात है, एक एग्रीगेट बात है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जो अली है या जो जुनैरा है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है, तो ये हमारा क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हमने जो मुख्तलिफ डाटा है, मुख्तलिफ लोगों का डाटा है, उसको इकट्ठा करके बयान करना होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रिलाइज ऑन एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, वो हम उसमें एस्टिमेशन लगा सकते हैं और जो अप्रोक्सीमेशन है वो कर सकते हैं, यानी कि अंदाज़ों में बात कर सकते हैं, या हम जो किसी की चीज़ का नतीजा निकालना हो तो हम उसके करीब करीब नतीजे पर इन्हिसार कर सकते हैं। शुमारियत में ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो है वो हकीकत को ही बयान करें, बल्कि अक्सर ऐसा भी होता है कि हमको हकीकत के करीब तर जो है वो अंदाज़ा लगाना होता है। जैसे कि अगर मैंने अपने गाँव की आबादी जो है वो काउंट करनी हो तो मैं क्या कहूँगी, मैं कह दूँगी कि तकरीबन मेरे गाँव में 1000 लोग रहते हैं, तो ये मेरा एस्टिमेशन हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास स्टैटिस्टिकल रिजल्ट माइट लीड टू फैलेशियस कंक्लूजन। जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। वो कैसे कि अगर हमारे पास जो डाटा है वो ठीक ना हो या हमने उसको गलत तरीके से जो है उसका एनालाइज किया हो, उसको दर्जा किया हो, तो जो हमारा नतीजा है वो गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैंने देखना हो कि स्कूल में कितने बच्चों को मैथ पसंद है। ठीक है, अगर मेरे स्कूल में 400 बच्चा है तो मैंने निकालना है कि कितने बच्चों को जो है वो मैथ पसंद है। तो मैं सिर्फ ये नहीं करूँगी कि मैंने 10 बच्चों का सैंपल लिया, सिर्फ 10 बच्चों से पूछा कि आपको मैथ पसंद है या नहीं, तो मैं कह दूँगी कि उनमें से 4 बच्चों ने कहा है कि उनको मैथ पसंद है, और इस तरह से जो मेरा 40% बच्चे हैं उनको मैथ पसंद है स्कूल में, तो ये बात गलत होगी। जो मैंने सैंपल उठाना है कि वो मैं तकरीबन 100 बच्चों का या जो है वो 150 बच्चों का सैंपल उठाऊंगी, फिर उनसे पूछूंगी कि बेटा आपको मैथ पसंद है या नहीं, तो उनमें से जितने बच्चे बताएंगे फिर परसेंटेज निकालूंगी, तो ही मैं पूरे स्कूल का जो है नतीजा निकाल सकूंगी कि इतने बच्चों को जो है वह मैथ पसंद है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि आपका तरीका गलत था। आगे है मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में या तहकीक में जो स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या इस्तेमाल है। जो सबसे पहले है मेरे पास वो है प्लानिंग रिसर्च इन्वॉल्व यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू इंश्योर प्रॉपर डिज़ाइन सैम्पल साइज एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर वैलिड रिजल्ट। इन शॉर्ट कि हमें तहकीक से पहले या रिसर्च से पहले हमें मनसूबाबंदी करनी होती है, हमें प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग किस चीज़ की करनी होती है, हमने ये तय करना होता है कि हमने कितने बच्चों को या कितनी आबादी का सैंपल लेना है ताकि जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकल आए। ठीक है, कि मैंने ये जानना हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी देर तक पढ़ते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो मुझे इस बात में मदद करेगा कि मैं उनका जो डाटा है वो निकाल सकूँ। मैं क्या करूँगी, मैंने 400 बच्चों का डाटा इकट्ठा करने के बजाय मैं सिर्फ 200 या 150 बच्चों का डाटा निकाल लूँगी कि ये बच्चे कितनी देर तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक रिग्रेशन एनालिसिस एंड टी टेस्ट वगैरह। हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, टी टेस्ट वगैरह हो गया। इन टेस्ट को हम इस्तेमाल करते हुए, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा का इकट्ठा करते हैं। इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम जान सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आए हैं
क्या उनका ताल्लुक पढ़ाई के घंटों से है? क्या उन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा था, ज़्यादा घंटे पढ़ा था इसलिए उनके नंबर ज़्यादा हैं, या जो जिन बच्चों ने कम पढ़ा था उनके नंबर कम आए हैं? क्या ये वाली चीज़ है, या उनकी मेंटल एबिलिटी है उसका भी ताल्लुक इनके साथ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लाइक हों, उनको बात की ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती हो और उनको ज़्यादा घंटे ना लगाने पड़ते हों। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ड्रा कंक्लूजन अबाउट रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस इन एजुकेशनल रिसर्च। इन शॉर्ट के हमने अब जो कंक्लूजन है उसको ड्रा करना है। एजुकेशनल रिसर्च के दौरान जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं या जो मफरूज़ा होता है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया होता है, इस सवाल का जो जवाब है वो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये एक मफरूज़ा बनाया हो कि जो लड़के हैं वो मैथ में ज़्यादा अच्छे हैं लड़कियों से, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, डाटा इकट्ठा करूँगी और फिर उसका फैसला करूँगी किसके ज़रिए, स्टैटिस्टिकल के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल लिटरेसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। स्टैटिस्टिकल लिटरेसी क्या होती है, शमारियाती समझ बूझ। क्या कहते हैं कि रिसर्च करने वाले के लिए ज़रूरी होता है कि इससे स्टैटिस्टिक्स की समझ बूझ हो ताकि वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके और जो हमारा रिज़ल्ट है वो अच्छा निकल सके। ठीक है, आगे हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च एग्जाम्पल्स यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड स्टडी ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, टीचर इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम एवेलुएशन एंड पॉलिसी एनालिसिस। स्टूडेंट्स की जो कारकर्दगी होती है, टीचर की इफेक्टिवनेस जो होती है, प्रोग्राम एवेलुएशन की जो प्रोग्राम है वो कितना कामयाब हुआ है, और जो पॉलिसी एनालिसिस है कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका तज्जिया, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए जान सकते हैं। ये एजुकेशनल रिसर्च की एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैथ का एक नया कोर्स जो है वो मुतारिफ करवा देंगे, एक नई बुक बना दें जिसमें मैथ की डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो जो स्टैटिस्टिक्स है उससे ये पता चलेगा कि ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स इस चीज़ में हमारी मदद करेगा। ठीक हो गया, ये थी एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स की इन एजुकेशनल रिसर्च के अंदर। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव में हमने चीज़ों को बयान कर देना होता है, उनका खुलासा कर देना होता है। जैसे कि हम जो है वो परसेंटेज निकाल दें, हम एवरेज निकाल दें, चार्ट बना दें, और उसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो हमने उनका खुलासा बयान करना हो कि कितने नंबर आए हैं, तो हम कह देंगे क्लास के जो एवरेज मार्क्स आए ना वो 65 आए हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 90 आए हैं, और जो कम से कम मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, वो 30 आए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है मेरे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि इसमें हमने जो रिज़ल्ट निकालना होता है वो सैंपल से निकालना होता है कि हमारा सैंपल कैसा था। अगर मैंने पूरे स्कूल में बताना है कि कितने बच्चों को मैथ जो है वो आता है या उनको मैथ पसंद है, तो मैं जो है वो एक सैंपल ले लूँगी 100 या 150 बच्चों का, और फिर उसी से अंदाज़ा लगा लूँगी कि कितने % बच्चों को जो है वो मैथ पसंद है। ठीक है, बजाय कि मैं पूरे बच्चों का जो है वो डाटा इकट्ठा करूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने जो 100 तलबा से पूछा कि उनको मैथ पसंद है या नहीं, तो उनमें से 60 बच्चों ने कहा कि हमें मैथ पसंद है, तो मैं कह दूँगी कि स्कूल में 60 बच्चों को जो है वो मैथ पसंद है। मैंने सिर्फ 100 बच्चों का जो है वो डाटा निकाला है, और मैंने उसी से मैंने जो है वो एक कंक्लूजन निकाल लिया है कि इतने बच्चों को जो है वो मैथ पसंद है। ठीक हो गया, आगे है मेरे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मुतग़य्यरात। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ये वो चीज़ होती है जो बदल सकती है या मुख्तलिफ हो सकती है एज के साथ साथ या टाइम के साथ साथ। अब ये जो चीज़ है ये कोई खसूसियत भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई मकदार भी हो सकती है, वक्त या हालात भी हो सकते हैं। तो वक्त या हालात के साथ ये बढ़ती भी है, कम भी होती है और बदलती भी रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं ले लूँ हाइट, तो हाइट क्या है, वो वक्त के साथ बढ़ती है। एक एज ऐसी आती है जिसमें आके स्टॉप होती है, लेकिन ये बढ़ती है। ठीक है, जो वज़न होता है वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। उम्र हमारी सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती। जो इनकम है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह जो आई कलर है वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ लोगों का। हमारे जो क्लास में नंबर्स आते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हमने देख ली कि हाइट, वेट, एज। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ सिबलिंग्स हैं, बिजनेस इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे अखराजात हैं। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं ये बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं या कम होती रहती हैं। अच्छा, आगे हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स। वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं? वेरिएबल्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और जो है वो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम जो है वो न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं और जो क्वालिटेटिव है इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसमें सिर्फ हम अदादोशुमार कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है वो माप सकते हैं। जैसे कि हमारा वज़न हो गया, मैं कह दूं कि मेरा वज़न जो है वो 60 किलो है, मेरी हाइट 5 फुट है, मेरी उम्र जो है वो 22 साल है। इस तरह से हम जो है वो चीज़ों को बयान कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। तो क्वांटिटेटिव में क्या है, हमने नंबर्स के अंदर बात करनी होती है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हमने क्या करना है? क्वालिटेटिव में हमने नंबर्स के अंदर बात नहीं करनी, बल्कि हमने जो कैटेगरी बनानी होती है चीज़ों की, उसके अंदर बात करनी होती है। जैसे मैं कह दूँ कि वो लड़का है या लड़की, जेंडर का फ़र्क आ जाएगा। कलर्स की बात करें तो उसकी आंखों का कलर क्या है? ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है या हेज़ी कलर है। मैं बालों का कलर भी कह सकती हूँ, किसी का ब्लू है, किसी का मरून, ब्लैक। इसी तरह जो है वो कोई शादीशुदा होता है, कोई गैर शादीशुदा होता है। तो हमने कैटेगरी के अंदर जो है वह बात करनी होती है, नंबर्स के अंदर इसकी बात नहीं करनी होती। यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में नंबर्स की बात होगी और क्वालिटेटिव में नंबर्स की बात नहीं होगी। क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल है उसको मज़ीद जो है वो डिवाइड किया गया है। उसकी 2 टाइप्स हैं आगे, कौन कौन सी? डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? अब चूंकि ये क्वांटिटेटिव है यानी नंबर्स के अंदर है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल भी नंबर्स के अंदर ही होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा? ये ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी सिर्फ गिनी जा सकने वाले जो है वो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं कह दूँ कि वो 2 बहन भाई हैं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो 2.5 बहन भाई हैं। ठीक है, तो पूरी बात करनी है, पूरे नंबर्स के अंदर बात करनी है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि क्लास में जो है वो 35 बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्लास के अंदर 35.5 बच्चे हैं, तो ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ये बात नहीं है। तो हमने पूरे नंबर्स के अंदर बात करनी होती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर। कंटिन्यूस वेरिएबल आ गया। कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर क्या होता है? इसमें हम पॉइंट्स के अंदर बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें किस चीज़ की रेंज दी होती है कि अगर मैं कह दूं कि उसका जो कद है, उसकी जो हाइट है वो 5.6 है। ठीक है, या 5.65 है। तो इस तरह से मैं बात कर सकती हूँ। ठीक है, टाइम की बात करनी हो तो टाइम के अंदर घंटे आ जाते हैं, घंटे के अंदर मिनट आ जाते हैं, मिनट के अंदर सेकंड आ जाते हैं और फिर सेकंड्स के भी हिस्से होते हैं। तो ये हमारा क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह अगर वज़न की बात हो तो वज़न भी हम कह सकते हैं कि उसका जो वज़न है वो 60 किलो है, जो उसका वज़न है वो 60.5 किलो है। तो इस तरह से पॉइंट्स के अंदर बात आ जाएगी। तो ये मेरा हो गया कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, इसको शॉर्ट करके देखें कि वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। न्यूमेरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव, जिनको गिना जा सके। और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? जिनको हम जो है वो कैटेगरी के अंदर बयान करते हैं, जैसे कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, आगे जो न्यूमेरिकल है यानी कि जो क्वांटिटेटिव है वेरिएबल, उसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। और जो कैटेगोरिकल हमारा जो वेरिएबल है यानी कि क्वालिटेटिव, उसकी भी टाइप्स हैं आगे, जो कि है नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल वेरिएबल कौन सा होता है? नॉमिनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हमने चीज़ों को सिर्फ नाम देना होता है या उसको लेबल करना होता है। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, जैसे कि वो लड़का है या लड़की है, उसका जो मज़हब है वो इस्लाम है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, उसके बालों का कलर काला है, ब्राउन है, गोल्डन है, वो पाकिस्तान से है, वो इंडिया से है, वो अमेरिका से है, वो कनाडा से है। इस तरह से चीज़ों को हमने बयान करना होता है। इसमें चीज़ों की कोई तरतीब नहीं होती। ठीक है, आगे है हमारे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वेरिएबल में क्या होता है? इसमें हमने चीज़ों को तरतीब देनी होती है, उनको रैंक करना होता है। जैसे कि मैं कह दूं कि मैट्रिक लेवल आता है, उसके बाद क्या होता है? इंटर, उसके बाद बीए, फिर एमएससी या एमएस, उसके बाद एमफिल और पीएचडी। इस तरह से चीज़ें आती हैं। ठीक है, या अगर मैंने किसी होटल की रैंकिंग करनी हो तो वो 5 स्टार बने होते हैं। इस तरह से चीज़ों को इसमें बयान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स हैं मेजरमेंट की, 4 स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल हमने पढ़ा, जैसे कि नॉमिनल में क्या होता है कि हमने चीज़ों को इसमें तो चीज़ों की तरतीब नहीं होती। ठीक है, तो हमने चीज़ों को सिर्फ क्या करना होता है? लेबल करना होता है, उसको क्लासीफाई करना होता है। जैसे कि जेंडर, मारिटल स्टेटस, रिलीजन, रेस, हेयर कलर हो गया और जो कंट्री वगैरह हो गया। ऑर्डिनल स्केल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा लेवल है जिसमें हमने चीज़ों को तरतीब देनी होती है
उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमने क्या कहा कि जो हमारे एजुकेशनल लेवल्स हैं, जिसमें आ गया हाई स्कूल, आ गया बीएस, आ गया एमएस, आ गया पीएचडी, आ गया इनकम लेवल पे आए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम लेवल है वो 50,000 से कम है, वो 50,000 से 1 लाख के दरमियान है, या 1 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो आगे है हमारे पास इंटरवल स्केल्स। इंटरवल स्केल्स में जैसे कि इंटरवल्स होते हैं, हमें रेंज दी जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इंटरवल लेवल के अंदर हमारे पास तरतीब भी होगी और जो चीज़ों के दरमियान फ़र्क है वो भी मीनिंगफुल होगा। ठीक है, वो कैसे कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैं कहती हूं कि जो मेरे पास टेम्परेचर है वो या तो 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक है, या 20 से लेके 30 तक है। तो एक इसमें एक रेंज आ गई हमारे पास। ठीक है, इंटरवल स्केल में एक और ये भी बात होती है कि इसमें जो सिफर का तस्वर है वो नहीं होता, यानी कि अगर मैंने कहना हो कुछ जो टेम्परेचर है वो सिफर है, तो ठीक नहीं है कि टेम्परेचर तो हर वक्त होता है, या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, या सर्दी होती है या गर्मी होती है। या तो जो टेम्परेचर है वो -1 पे चला जाएगा, या जो टेम्परेचर है वो 1 पे चला जाएगा, या 30 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह टाइम की बात करनी हो तो टाइम में क्या कहूँगी कि एक से लेके 2 बजे तक, या 2 से लेके 3 बजे तक, तो इनके दरमियान एक डिफरेंस है। ठीक है, और इस एक रेंज है इसके दरमियान। ठीक है, अगर मैंने स्कूल जाना हो तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो 7:30 से स्टार्ट हो रहा है और हमें 1 बजे छुट्टी होती है, तो एक इंटरवल दिया गया है हमें। ठीक है, तो आगे हमारे पास रेशियो स्केल और जो इंटरवल स्केल्स है इसके दरमियान फ़र्क क्या है कि इंटरवल स्केल में हमारे पास ज़ीरो का तस्वर नहीं है, लेकिन रेशियो स्केल में हमारे पास ज़ीरो का तस्वर होता है। वो कैसे कि अगर मैंने किसी चीज़ को मापना हो तो मैं कह सकती हूँ कि अगर वो चीज़ बिल्कुल हल्की हो या ना हो तो मैं कह सकती हूँ कि इसका ज़ीरो वज़न है। ठीक है, लेकिन मैं टेम्परेचर को नहीं कह सकती कि टेम्परेचर ज़ीरो है, तो ये थोड़ा सा इसके दरमियान डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो रेशियो स्केल बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक ज़ीरो का तस्वर पाया जाता है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास तरतीब भी होता है और चीज़ों का फ़र्क भी होता है, और जो 0 पॉइंट होता है वो भी मौजूद होता है इसमें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होंगी, और हमें इसका जो रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहना हो कि जो 4 किलो वज़न है वो 2 किलो वज़न से दुगना है। सही बात है ना, कि 2 किलो वज़न को अगर दुगना किया जाए तो वो क्या होता है, वो 4 किलो बन जाता है। ठीक है, इस तरह से इसकी रेशियो भी निकल आएगी, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक तरतीब भी है और एक वाज़िया फ़र्क भी है। हाइट की बात करें तो अगर मैं कहूँ जो 6 फुट हाइट है वो 3 फुट के कद से दुगना है, तो ये बात सही है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं क्या करूँ, ये 50 जो 100 रुपया है वो 50 से दुगना है। ठीक हो गया, और इसमें क्या होता है, इसमें जो सिफर है, सिफर का जो तस्वर है वो मौजूद होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, मेरे पास 0 पैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो अपने वीडियो को लाइक लाज़मी करना है। अच्छा, आपका बीएड लेवल है तो चीज़ों को आपको चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा पता होगा। तो आपने इधर जो बीएड में आपने चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना होता, आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करने होते हैं, और जो अंदर लिखना होता है पेपर्स में वो तो आपने अपने से ही लिखना होता है। या अगर आपको ये पूरी बुक जो है वो आप उसको याद कर सकते हो सेम टू सेम तो आप कर लो, लेकिन आप इस लेवल पे आगे हो कि आप खुद से लिख सकते हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने चीज़ों का कंसेप्ट ले लेना है और फिर खुद से ही लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। अब जो साइंटिफिक मेथड है वो आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें भी बहुत दफ़ा आप इसको पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल जो है अप्रोच है। सिस्टमेटिक क्या होता है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। ठीक है, और लॉजिकल क्या होता है, हम अपना जो पूरा दिमाग है वो यूज़ करते हैं, एक लॉजिक यूज़ करते हैं, मंतिक यूज़ करते हैं। हम चीज़ों को जो है वो अगर ये नहीं कह देते कि फ़लाँ ने ये बात कही है तो वो सच होगी, हम चीज़ों को खुद से रिसर्च करते हैं कि ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है, इसका कुछ प्रोसेस है, तरीक़ेकार हैं, वो कौन कौन सा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आस्क का क्वेश्चन। हम क्वेश्चन या तो हमें दिया जाता है या उस क्वेश्चन को हमने खुद से ढूंढना होता है, खुद से बनाना होता है। जैसे कि मैं बैठी हूँ और मैंने क्या है वो एक जो है ऑब्जर्वेशन की कि क्या जो पौधे हैं वो रोशनी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, या जो क्या पौधे हैं वो रोशनी के बगैर बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। अब मैंने इस क्वेश्चन को लेके अपनी जो सारी रिसर्च है वो करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिफ़ाइन दी प्रॉब्लम। मैंने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। कैसे कि मैंने देखना है कि क्या रोशनी का पौधों की नोशनुमा पे असर पड़ता है कि नहीं, मैंने इसका तज्जिया करना है। नेक्स्ट है फॉर्म आ हाइपोथेसिस।
एक मफरूज़ा बनाना है मैंने कि अगर रोशनी ना हो तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, या अगर मैं कहूँ पौधे हैं वो रोशनी के बगैर भी बढ़ सकते हैं। मैंने ये मफरूज़ा बना लिया है कि जो पौधे हैं वो रोशनी के बगैर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर अब ये बात मैंने कह दी, मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँगी कि जो मैंने बात कही है कि वो दुरुस्त है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, एक जो है वो एक्सपेरिमेंट करूँगी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो पौधे ले लूँगी, जो सेम है वो पौधे ले लूँगी, लेकिन 2 लूँगी, और एक को मैं धूप में रखूँगी और एक को मैं एक बंद कमरे में रखूँगी जहाँ पे ना रोशनी आ रही हो और ना हवा आ रही हो। तो मैं कुछ दिन बाद देखूँगी कि जो पौधा है वो जो पौधा रोशनी में पड़ा है और जो कमरे में पड़ा है, इनके दरमियान क्या फ़र्क आया। क्या जो पौधा बाहर पड़ा हुआ था वो मुरझा गया, वो आगे बढ़ा या नहीं, या जो कमरे में पड़ा था वो बढ़ गया। जो मैंने मफरूज़ा बनाया था वो तो ये था कि जो पौधे हैं वो अंधेरे में या बंद कमरे में बढ़ सकते हैं, यानी कि रोशनी का कोई अमल दखल नहीं होता। तो क्या जो कमरे में पड़ा था पौधा वो बढ़ गया, वो उसने आगे ग्रोथ की या नहीं। ठीक है, अगर तो वो ग्रोथ कर गया तो मेरा जो मफरूज़ा था वो सही साबित हो गया, लेकिन अगर उसने ग्रोथ नहीं की तो इसका मतलब है कि पौधे के ऊपर रोशनी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो मेरा मफरूज़ा था वो गलत साबित हो गया। तो मैंने ये रिज़ल्ट निकाला कि पौधों को रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, कम्युनिकेट द रिज़ल्ट, और इसी तरह जो रिज़ल्ट था मैंने उसको जो दूसरों तक पहुंचा दिया। ठीक है, या उसको जो है वो एक वेबसाइट पे डाल दिया, या अगर मैंने बुक लिख रही हूँ तो बुक के अंदर लिख दिया, या मैं अपनी क्लास फेलोज़ को बता दिया। ठीक हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।